नमस्कार, मैं देवेंद्र कश्यप सागर से। आइए बात करते हैं देवरी विधानसभा से। तीसरी बार टिकट मिलने पर हर्ष यादव जी चुनाव मैदान में हैं। 2 बार बेहतर पारी खेली विधायक जी ने, तीसरी बार फिर तैयारी है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या स्ट्रेटजी इस बार चुनाव में? देखिएगा, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से संकल्प लेके आई है, वचन पत्र लेके आई है, वो आम आदमी जिनके लिए इन 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं कोई काम नहीं किया गया है, वो दलित, वो हमारे आदिवासी भाई, वो किसान, वो कर्मचारी, वो व्यापारी, कहने का तात्पर्य है सभी वर्ग को हमने वचन पत्र के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। और निश्चित रूप से एक 18 वर्ष के कार्यकाल में जनता आज त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यशैली से। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो महिला अत्याचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे कुपोषण की बात हो, चाहे आदिवासी और हमारे दलित के साथ जो अत्याचार अन्याय इन 18 वर्षों में हुए उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित नेताओं के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, इनकी पराकाष्ठा हो चुकी है। सपने दिखाना, झूठी घोषणाएं करना और बरगलाकर सत्ता तो लगातार उन्होंने 3 बार प्राप्त कर ली, मगर अब जनता जो है इस झूठे आश्वासनों में प्रलोभन में आने वाली नहीं है। जनता ने यह भी महसूस किया है कि उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का चाल चरित्र चेहरा क्या है, उनका सुशासन का सपना क्या है। आज गरीब हो चाहे अमीर, शासन की योजना का लाभ लेने से वंचित है। चाहे हमारा खाद्यान्न वितरण वाली की बात हो, चाहे विद्युत आपूर्ति की बात हो, किसानों को सिंचाई की लिए पानी की बात हो, चाहे बिजली की उपलब्धता की बात हो, ऐसा कोई माध्यम नहीं है, ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जिसमें चरम सीमा में भ्रष्टाचार न हो। काफी मुद्दों पे आप मुखर रहे, यहाँ भाजपा के द्वारा या प्रताड़ना के मामले हों, यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे अब जनता आपको कितना विश्वास कर पा रही हो और कितना सहयोग मिल रहा है आपको? देखिएगा, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में जनता का भी सहयोग मिला है मुझे, और कहीं न कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ स्थानीय नेताओं के द्वारा, प्रदेश के नेताओं के द्वारा, जिले के नेताओं के द्वारा जो हमारे क्षेत्र की जनता का, हमारे क्षेत्र के किसानों का उपेक्षा हुई, तो हर मोर्चे पर मैंने सड़क से लेकर विधानसभा तक ये लड़ाई लड़ी है। और कहीं ना कहीं वो लड़ाई आम आदमी की लड़ाई थी, किसानों की लड़ाई थी, और वो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं और सहभागी भी हैं, तो वो बखूबी जानते हैं क्या पेयजल की संकट के लिए लड़ाई लड़ी हो, चाहे सिंचाई के लिए सुविधा के लिए लड़ाई लड़ी हो, चाहे वो आदिवासियों की जो वन भूमियों पर आग लगाकर झोपड़ी जलाने की मुद्दे रहे हों, चाहे वो हमारे लहसुन के रेट कम की बात हो, चाहे प्याज की रेट कम की बात हो, चाहे जो जिस तरह से MSP पर जो गेहूं खरीदा जाता है, धान खरीदा जाता है, उड़द खरीदी जाती है। इस बार MSP बढ़ाया है कांग्रेस ने, क्या लगता है उसका कुछ प्रभाव आएगा? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने सबसे पहले पूरे देश में 50,000 तक के किसानों का कर्ज माफ किया था। उसके बाद दूसरी बार कमलनाथ जी ने पहले ही चरण में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। और हम लोगों का सब संकल्प है कि आर्थिक रूप से किसान तभी मजबूत होगा जब वो कर्ज मुक्त होगा। इस बार कर्ज मुक्ति के लिए क्या आपके स्लोगन है, क्या आपने घोषणा पत्र में दिया है? फिर होगा क्या? जो कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है, वचन में शामिल किया है कि जो किसान वंचित रह गए थे कर्ज माफी से, उनके कर्ज माफ किए जाएंगे। साथ ही जो ब्याज की राशि वो भी हम माफ करेंगे। साथ ही 5 वर्ष तक बिजली भी हम फ्री देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री हम देंगे। आबाद रूप से 12 घंटे
बिजली की हम आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। कहीं ना कहीं वो सपने, वो वचन जो जनता से जुड़े हुए थे, वो हम पूरा करने का संकल्प लेके आए हैं। प्रतिपक्ष की बात की आपने, सबसे ज्यादा वेटिंग में प्रयास थे लोगों के, भाजपा के पूरे मतलब सागर जिले की 8 विधानसभाओं में प्रत्याशी बहुत थे, आखिरकार स्थानीय प्रत्याशी को दिया गया। क्या मानते हैं, कितनी टक्कर है? टक्कर का तो हिसाब आप बता पाएंगे। मुझे तो जनता पर विश्वास है, और जनता सेवक को चुनना चाहती है, मालिक को नहीं चुनना चाहती है। ये हमारा शांति प्रिय क्षेत्र ये पूरे संभाग में चर्चित हो रहा है ये नारा, क्या है इसकी गहराई, सच्चाई क्या है? जनसेवा मालिक कौन है, सेवक कौन है? हम सभी जनसेवा का दायित्व लेकर जमीन में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जब आते हैं तो निश्चित रूप से जनसेवा का हमारा दायित्व होता है। मगर जो प्रतिपक्ष जो का हमारे यहाँ प्रत्याशी है, उनका दायित्व जो उन्होंने निर्वहन किया है, उनका 15-20 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जिला कोऑपरेटिव बैंक से लेकर मंडली अध्यक्ष से लेकर ये विधायक का कार्यकाल रहा है, तो सेवक का दायित्व नहीं निभाया उन्होंने, वो मालिक का दायित्व निभाया है। और ये जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं मालिक के से और जनता बोल रही है, जनता बोल रही है। मेरे जनमत में आया, मैंने जनमत किया। जनमत में लोगों का कहना है कि ये सेवक की लड़ाई है और मालिक की लड़ाई है। पुरानी पीड़ा आप भूल गए, मैं जनता से मिला, पता लगा आपके साथ जो बड़ी घटना हुई थी 2013 में जी, फिर आपने माफ कर दिया। इतना बड़ा आप बड़ा दिल रखते हैं। देखिएगा, बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, आपको शरीर निश्चित रूप से बेहद हृदय विदारक घटना थी। मुझे जो जख्म दिए थे उसकी मुझे याद नहीं है, उसकी चिंता नहीं थी उस समय मुझे, मगर मुझे मेरे साथियों के ऊपर, वो कांग्रेस के जोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर जो अप्रत्याशित हमला हुआ था, उसकी पीड़ा जरूर हमारे मन में है कि मेरी वजह से इन परिवारों के साथ बेहद बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और आज तैयार बैठे हैं वो परिवार, वो समाज के लोग, जिनकी समाज के लोगों को, क्योंकि इस विभिन्न जातियों, विभिन्न समुदायों के लोग वहां में थे, जिनके वाहन तोड़े गए, जिनमें वाहनों में आग लगाई गई, जिनको रौंदा गया, पीटा गया, वो परिवार और वो समाज समय पे आने पर जरूर सब करेंगे। जुडिशरी में आप आगे नहीं बढ़े, माफ कर दिया आपने, जुडिशरी को आप आगे नहीं लेके गए इस मामले में? नहीं, उसको तो मैं लेके गया हूँ। यहाँ के कोर्ट के बाद हमने हाई कोर्ट में उसको याचिका दायर की है, और हाई कोर्ट अभी हियरिंग पे है मामला, हिमाचल में। जनता का यह कहना है कि एक सरल विधायक के तौर पे आपने अच्छी छवि बना ली है। ये कैसे आपने उसको सृजित किया अपने आप में कि जनता यहाँ क्या चाहती है? आप बाई नेचर हैं। मेरे परिवार ने जो मुझे संस्कार दिए हैं, माता पिता का आशीर्वाद था, तो संस्कारवान परिवार में जो मुझे बचपन से लेकर आज तक जो सीखने का अवसर मिला है, गांधीवादी विचारधारा से लोग हम जुड़े हैं। वो कहीं ना कहीं पार्टी का दायित्व के साथ साथ, जनसेवा के दायित्व के साथ साथ, कहीं ना कहीं हमारा आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि जब तक हम सरल और सुलभ नहीं होंगे, तब तक हम आम आदमी की पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे, उसका आंसू नहीं पहुंच पाएंगे। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास यही रहा है कि हम आम आदमी की पीड़ा में सहभागी बने, उनके आंसू पहुंच सकें, और कहीं ना कहीं शासन की योजना का लाभ दिलवा सकें। उसके लिए हमें सबसे पहली बात यह है, प्राणपण से उनके प्रति समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि बहुत सारे व्यवधान प्रतिपक्ष के की हैसियत से मुझे झेलना पड़े, बहुत सारी पीड़ाएं मुझे झेलना पड़ी। शासन स्तर पर, मंत्री स्तर पर बहुत सारे हमारे लोगों के काम रोल करने में अड़ंगे डाले गए, विकास के मामले में अड़ंगे डाले गए। पहली बार मध्य प्रदेश में एक अलग संस्कृति शुरू हुई है, जो बिहार उत्तर प्रदेश में संस्कृति होती थी, उसकी जीती जागती तस्वीर हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमें देखने को मिली है। एक तरफ विधायक के कामों में अड़ंगा दिया जाता है, मगर विधायक का दोष हो सकता है, कांग्रेस के विधायक का दोष हो सकता है, मगर वो पीड़ित परिवार जो गरीबी रेखा में, पात्रता में होने के बाद भी उसे वंचित रखा जाता है, वो किसान जो मुआवजा की और बीमा की राशि से वंचित किया जाता है, उसका क्या दोष है? मैं आपके माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। इसमें विधानसभा में उठाया आपने? मैंने कई बार उठाया है, कई बार उठाया, हर चीज को उठाया है मैंने, चाहे हमारे स्कूल के हाई स्कूल का हाई सेकेंडरी स्कूल के अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे नगर पंचायत की बात हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हो, चाहे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, वो सभी विषय जो कहीं ना कहीं हमारी क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए थे, हमारे लोगों से जुड़े हुए थे, वो जनहित के मुद्दे मैंने पूरी ताकत से, पूरी तत्परता से उठाने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ लगातार मैंने विपक्ष की हैसियत से जितने जन आंदोलन किए हैं वो संभाग में सबसे बड़े आंदोलन थे। लाखों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मगर वो हजारों की संख्या में गरीब मजदूर किसान हमारे साथ खड़े होते थे। और आज भी मुझे विश्वास है एक आवाज पर हजारों की संख्या मेरे साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा ये समर्पित कार्यकर्ता हर्ष यादव है, इसलिए उनका भाव भी मेरे प्रति वैसा ही सेवा का भाव रहता है। अभी देखने में आ रहा है कि आपने इतनी लड़ाई लड़ी है, अपना इतना राजनीतिक करियर बतौर विधायक, बतौर मंत्री, अब कौन से महत्वपूर्ण काम हो गए, जनता आपको चुनती है और सरकार आपकी बनती है, मंत्री बनते हैं, तो प्राथमिकता किन कामों को रहेगी आपकी? जनता वो देखना चाहती है, आपके मन में क्या है देवरी विधानसभा के प्रति? निश्चित रूप से जो आपने कहा, बहुत सारी चीजों का मैंने खाका तैयार कर लिया था 2018 के चुनाव के पूर्व। 13 से 18 के बीच में भी बहुत सारी चीज़ों पर हमने काम किया था, और जब से सार्वजनिक क्षेत्र की ज़िंदगी में आया हूँ तभी से मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम करने का काम शुरू किया था। चाहे वो रोड की बात हो, चाहे बांध की बात हो, चाहे स्टार डैम की बात हो, चाहे बिजली की सुविधा की बात हो, चाहे हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे दिए जाएँ। तो कहीं ना कहीं जब 24 घंटे जब हम क्षेत्र में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हम समझेंगे, तो अपने आप विचार आने लगते हैं। विचार, अपने विचारों के साथ साथ ये कंसेप्ट भी तैयार कौन सा काम पहला जनता आपको चुनती तो पहला कौन सा काम करेंगे आप? जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो, शिक्षा की सुविधा अच्छी हो, साथ ही किसान के लिए बिजली और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, साथ ही जो हमारे यहाँ प्याज, टमाटर और लहसुन का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से या ऐसे संसाधनों के माध्यम से जिससे किसानों की आय बढ़े, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही बहुत सारे लोग हमारे युवा, हमारे क्षेत्र के जो 18 सालों में बेरोजगार हो गए, ओवरेज हो गए हैं, उनके लिए जरूर सपना देखा है कि उनको स्थानीय स्तर पर निजी संस्थानों, सरकारी संस्थानों में कोई ना कोई उनके हाथों को काम देने का काम मैं और मेरी सरकार करने का काम करेगी। 18 साल, 18.5 साल हो गए भाजपा को, 10 साल केंद्र में हो गए। क्या मानते हैं, बुंदेलखंड में रोजगार के प्रति विकास की बात करते हैं भाजपा, एक भी यूनिट नहीं आया रोजगार के मामले में, क्या मानते हैं ये आप लोगों के लिए चुनौती बन जाएगा आगे? निश्चित रूप से चुनौती थी और चुनौती को हम लोग स्वीकार किया था। आपको याद होगा जब हमारी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी ने एक मैग्निफिसेंट इंडिया के नाम से, मध्य प्रदेश के नाम से कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया था। उसका उद्देश्य ये था कि हम प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को हम कैसे अपने अवसर दे सकें, साथ ही सरकारी संस्थाओं में, चाहे आउटसोर्स की बात हो, चाहे संविदा कर्मचारियों की बात हो, ऐसे संस्थानों में जहां पर बहुत सारे पद खाली हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे पुलिस विभाग की बात हो, चाहे रेवेन्यू विभाग की बात हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी हों। मगर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आउटसोर्स का ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया है जिसमें कम पैसे में लोगों का श्रम का शोषण ऐसे करते हैं। तो ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। शोषण सरकार करवा रही ना, सरकार करवा रही ना, कोई संस्था करवा रही है, वो महत्वपूर्ण तो सरकार करवा रही है। कम पैसे में ज्यादा श्रम, और श्रम के साथ साथ कम उसको आउट कर देंगे जॉब से, ये भी गारंटी नहीं है। पर कहने का तात्पर्य ये कि जिस तरह से युवाओं के साथ बेरोजगार भेदभाव हो रहा है मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये युवा माफ करेंगे। ओपीएस जाति जनगणना एक बड़ा इशू बन रहा है और उसको शायद कांग्रेस ने हायर कर लिया है। काफी मुखर हो गई, जनता भी साथ में है, कर्मचारी भी लगता है साथ में है।
पेंशन का मामला है और जाति जनगणना बड़ा मुद्दा हो गया है, कितना लाभ देगी कांग्रेस को? ये तो बात है कि हायर नहीं किया हम लोगों ने। ये बात सही है कि जब 2018 में हमारी सरकार बनी थी, सागर की भूमि पर कमलनाथ जी ने वो 27% आरक्षण की बात लागू करने की बात की थी और 27% आरक्षण लागू किया था। जहाँ तक ओपीएस की बात है, निश्चित रूप से ओपीएस लागू होना चाहिए, पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए। साथ ही जातिगत जनगणना की बात लंबे समय से सभी जातीय समाज के लोगों ने मुखरता से उठाई है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। ये आज से नहीं, कई सालों से ये बात है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये कहीं ना कहीं हम समाज को नई सौगात दे सकते हैं, नई पृष्ठभूमि मिला सकते हैं। इसके लिए आज प्रासंगिक है और निश्चित रूप से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है कि मैं तो ओबीसी का हूँ और कहीं न कहीं सभी वर्ग के लोगों की ये बात लंबे समय से थी, एक पीड़ा भी थी, नाराजगी भी थी सभी दलों से। वो पहल देश में पहला पार्टी है, पहली पार्टी जिसने ये ओपीएस का साथ ही जातिगत जनगणना की बात कही है और निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है। विधायक जी, एक वायरल हुआ है वीडियो, भाजपा प्रत्याशी के कोई सपोर्टर हैं, वो धमका रहे हैं आदिवासियों को कि अगर वोट नहीं दी भाजपा को तो बिजली की लाइन कटवा देंगे, डीपी हटवा देंगे, वसूली करेंगे। क्या मानते हैं, किस तरह की राजनीति? ये गुंडों की फौज है और निश्चित रूप से ये वीडियो वायरल हुआ है। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद इतने सारे वीडियो ऐसे असामाजिक तत्वों के वायरल होंगे। आज जिस तरह से पब्लिक मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेताओं ने हमारी पार्टी के ऊपर, हम लोगों के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये कहीं बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और कहीं ना कहीं संकेत है कि अब इनकी हार सुनिश्चित है। जनता से क्या कहना चाहेंगे, आपको क्यों चुने? मैं तो जनता से यही विनम्र अपील करना चाहूँगा कि ये सेवक आपका है, जनसेवक बनने का दायित्व निभाने का काम किया है। ना मेरे पास धन है, ना बल है, ना पैसा है, मगर एक ताकतवर है, वो आपके आशीर्वाद की ताकत है। यदि आपका आशीर्वाद सर्व समाज का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से एक बार जो आपने सपना देखा है देवरी क्षेत्र के विकास के लिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने पर वो दायित्व निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसलिए एक बार पुनः आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा, जनता जनार्दन से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 2 बार अवसर आपने पूरी ताकत से दिया है, इस बार भी पुनः आशीर्वाद देकर देवरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यदि भोपाल पहुँचेगा तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं के सपने पूरे होंगे, हमारी नारी सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और निश्चित रूप से देवरी विधानसभा विकसित नहीं विकासशील विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। चाहे यहाँ भाजपा प्रत्याशी के सपोर्टरों द्वारा आदिवासियों को धमकाने का मामला हो, देवरी के विकास की बात हो, या आगे जो भी रोड मैप है, ओपीएस का मामला हो, पुरानी पेंशन का मामला हो या जाति जनगणना का मामला हो, आइए देखते हैं क्या परिदृश्य बनता है। मैं सागर से देवेंद्र कश्यप।